हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 3 से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 10 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि वह स्थिति जिसमें सभी वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती है। तो कौन सी स्थिति है जिसमें सभी वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती है? तो निम्न दाब और उच्च तापमान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि निम्न दाब और उच्च तापमान की स्थिति में सभी वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है अल्मुनियम दिया गया है जिसका द्रव्यमान संख्या 27 है और परमाणु संख्या 13 है। ठीक है, और टेलिनियम दिया गया है जिसका द्रव्यमान संख्या 125 है और परमाणु संख्या 52 है के नाभिक त्रिज्या का अनुपात निकालना है। यानी अल्मुनियम और टेलिनियम के नाभिक की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3:5 होता है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का होता है, मास द्रव्यमान। ठीक है, अब दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पर पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पर आर क्यू है तो 3 पावर यदि उसके ऊपर जाएगा तो 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, निकालना है त्रिज्या का अनुपात, यानी R1/R2 निकालना है। ठीक है, और A1/A2 पर पावर 1/3 हो जाएगा। अब A1/A2 का वैल्यू कहाँ से मालूम करेंगे? तो A1 अल्मुनियम का दिया गया 27, यानी द्रव्यमान संख्या 27, और A2 का द्रव्यमान संख्या कितना है? यानी A2 का वैल्यू 125 है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यानी R1/R2 बराबर हो जाएगा 27/125, 125 के पावर 1/3। अब 27 का कितना, 3 का क्यू है, और 125 5 का क्यू है, तो ये 3/5 का क्यू हो जाएगा पर पावर 1/3। 3 कट गया, बच गया कितना, 3/5 बच गया। यानी R1/R2 बराबर 3/5, यानी नाभिक की त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो दोस्तों पहले तो फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल F=G m1 m2/r²। m1 m2 दो द्रव्यमान है और दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी r है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकर्षण बल जो है F है, F जो है दो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आज रखिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल F है, जो F का समानुपाती होता है दो द्रव्यमान के गुणनफल के, और दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी जो r दिया गया उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 220 वोल्ट AC का शिखर मान कितना होता है? तो 220 वोल्ट AC का शिखर मान 220√2 वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक रेडियो सक्रिय नमूने की अर्ध वायु कैपिटल T है और उसकी औसत वायु स्मॉल t है के बीच का संबंध है, यानी अर्ध वायु और औसत वायु के बीच का संबंध निकालना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, T = 0.693 × T होता है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है T = यानी अर्ध वायु कैपिटल T = होता है 0.693/लैम्डा। लैम्डा क्या है? तो विखंडन स्थिरांक है। ठीक है, लैम्डा जो है विखंडन स्थिरांक है। अब दोस्तों यहाँ पर औसत वायु स्मॉल t दिया गया है, तो इसका फार्मूला था 1/लैम्डा। ठीक है, 1/लैम्डा। अब यहाँ पर 1/लैम्डा यानी लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1/t, तो क्या हो जाएगा 0.693, और t 1/t हो जाएगा। t यदि ऊपर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा t, तो यही t = क्या हो गया 0.693 × t, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक निकाय की
परिभ्रमण त्रिज्या इसमें किससे स्वतंत्र होती है? तो एक निकाय की परिभ्रमण त्रिज्या जो है द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का पारास होता है, यानी रेंज होता है। कितना रेंज होता है? तो टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का रेंज जो होता है 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण बहुलक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? तो नायलॉन 2 और नायलॉन 6 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक का अर्धवायु काल जो दिया गया 30 दिन का है, 30 दिनों का है। ठीक है, यदि हम पदार्थों के 10 ग्राम से शुरू करते हैं तो 90 दिनों के बाद शेष राशि होती है। तो शेष राशि 90 दिनों के बाद कितना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1.25 ग्राम। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए दो फार्मूला यूज होगा। एक फार्मूला तो होगा दोस्तों T = T यानी अर्धवायुकाल बराबर होता है N × T हाफ होता है। T हाफ यानी अर्धवायु। ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है शेष राशि निकालना है। तो शेष राशि को N से डिनोट करेंगे, कैपिटल N से। N = NO × 1/2 अब दोस्तों कैपिटल T जो हो गया अर्धवायुकाल, कैपिटल D जो हो गया अंतिम जो समय दिया गया वो T हो गया कैपिटल T। अर्धवायुकाल दिया गया है यानी T हाफ जो लिए हैं अर्धवायुकाल हो गया। N संख्या है और यहाँ से शेष राशि निकालना है कैपिटल N। और NO क्या है? तो NO है प्रारंभिक मात्रा, यानी जो 10 ग्राम शुरू की जो दिया गया पदार्थ की मात्रा वही हो गया NO। ठीक है, अब N का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, यानी T का वैल्यू कितना दिया गया? 90 दिया गया है और N का वैल्यू निकाल देंगे। T हाफ का कितना दिया? 30 दिया है, 30 गुना करेंगे, 0 से 0 कट गया, 30 9 हो गया, यानी N = कितना आ गया? 3 आ गया। अब N का वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसका निकालना ही है। तो NO कितना दिया गया? NO का वैल्यू दिया गया है 10 ग्राम और 1/2 पर पावर कितना है? 3। अब इसी को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आएगा 1.25 ग्राम। ठीक है, तो इस फार्मूला दोनों फार्मूला को याद रखिएगा और यही फार्मूला से यूज करने पर ये निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलामाइन निम्न का अयस्क है। कैलामाइन जो है किसका अयस्क है? तो जिंक का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं और जो ऑप्शन में दिया गया उसका अयस्क के बारे में। तो कैल्शियम का अयस्क क्या होता है? तो कैल्शियम का अयस्क होता है जिप्सम होता है। कैल्शियम का अयस्क जिप्सम होता है, फॉस्फोराइट होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का होता है मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट, डोलोमाइट। ठीक है, तो कार्नेलाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट जो होता है मैग्नीशियम का अयस्क होता है। लेड का होता है सीडेराइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है। लेड का ये लोहा का होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। ठीक है, और लेड का होता है गैलेना होता है, सिरुसाइट होता है। ठीक है, गैलेना होता है, गैलेना याद रखिएगा। गैलेना क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेड का अयस्क कौन सा है? तो ऑप्शन में गैलेना दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक्स किरणों के उत्सर्जन की ओर ले जाती है? तो निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जो एक्स किरणों के उत्सर्जन की ओर ले जाती है? तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पादप वृद्धि नियामक है, तो कौन से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्राई एंकोन्टोनॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्राई एकांटानॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। खाली स्थान कुत्ते द्वारा मवेशियों में प्रेषित एक संक्रमण है। खाली स्थान द्वारा मवेशियों में प्रेषित का एक संक्रमण है, यानी रेबीज जो है, रेबीज कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रेषित एक संक्रमण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू होता है। एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू होता है 4 महीने के आयु से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों एंथ्रेक्स रोग जो होता है मवेशियों में होने वाला रोग है और मवेशियों में जो रोग होता है उसी के टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स का टीकाकरण 4 महीने में मवेशियों को दिया जाता है। आगे देखते हैं। सूखा रोग यानी रिकेटस निम्न की कमी के कारण होता है। सूखा रोग
किसके कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कौन से विटामिन के कारण सूखा रोग होता है? विटामिन डी के कारण। ठीक है, विटामिन डी के कारण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वेस्ट इंडियन चेरी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल है? तो कौन सी भैंस की एक नस्ल है? सुरती जो है भैंस की एक नस्ल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो कौन सी एक रबी फसल है? सरसों जो है एक रबी फसल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में। तो रबी फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और रबी फसल में कौन कौन से आता है? तो रबी फसल में फसल कौन कौन सा आता है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, ये सब रबी फसल में आता है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, और फसल जो आती है कौन कौन से फसल? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द, ये सभी क्या है? खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? तो कौन सी एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? सेलेनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, तो यही सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है? कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है? तो नीम का अर्क जो है कार्बनिक कीटनाशक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? पीट जो है एक कार्बनिक उर्वरक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश पौधे किसके रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? अधिकांश पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियों के हरे रंग की उत्तरदायी वर्णक है? पौधे की पत्तियों में हरे रंग की उत्तरदायी का वर्णक है पर्णहरित क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की संरचना कौन कौन शामिल होते हैं? ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कौन कौन से शामिल होते हैं? निर्वाचित, पहला दिया गया निर्वाचित मुखिया, दूसरा दिया गया प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत सेवक। पंचायत सेवक जो नहीं है तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद गुजरात में किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? हिंद महासागर के सबसे गहरा बिंदु जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जावा ट्रेंच पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इंटरनेट टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? तो टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? उत्तरी अटलांटिक तट की एक भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धाराज की उपाधि धारण की है? तो किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धाराज की उपाधि धारण की है? भीम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बामियान युद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? तो गांधार शैली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिक साम्राज्य की नींव रखी है? तो किस
किस इंडो बैक्टीरियस शासक ने भारत में यूथिडेमिक साम्राज्य की नींव रखी है? तो डेमेट्रियस वन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डेमेट्रियस वन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच जो है किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो काला पानी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षा का वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा का वर्धा योजना कब लाया गया था? 1937 में लाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पीवी सिंधु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अरुंधति राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जानवर क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है? कौन से समुद्री जानवर जो है क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है? तो जलसाही जो है क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति का श्रेय खुशवंत सिंह को नहीं दिया जा सकता है? तो किस कृति का श्रेय जो है खुशवंत सिंह को नहीं दिया जा सकता है? इमेजिनरी होमलैंड्स का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी होमलैंड जो है सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई निबंधों का एक संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है? तो कौन सी पहाड़ी श्रृंखला जो है त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला की पूर्वी बेस बनाती है? तो मैकाल पहाड़ियाँ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने का आदेश को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परमादेश रिट कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसे निलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वह विलंबित हो सकती है? तो कितनों दिनों के लिए विलंबित हो सकती है? 14 दिनों के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन किया था? तो किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब किया था? तो 1 सितंबर 1942 को किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंगेज़ खान किस जनजाति का शासक है? चंगेज़ खान जो है किस जनजाति का शासक है? तो मंगोलों के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि चंगेज़ खान जो है मंगोल जनजाति का शासक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय साहित्य में परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महाद्वीपीय साहित्य में परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 9 मई 2015 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने योग मापी मशीन का आविष्कार किया है? तो निम्नलिखित में से किसने योग मापी मशीन का आविष्कार किया है? तो किसने किया है? ब्लेस पास्कल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट का
बजट को काला बजट कहा जाता है, यानी किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? 1973-74 का बजट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर खाली स्थान का उदाहरण है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर खाली स्थान का एक उदाहरण है, तो चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अल नगाह भारत और किस देश की सेनाओं की द्विपक्षीय अभ्यास है? अल नगाह जो है भारत और किस देश की सेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास है? तो भारत और ओमान के सेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? तो भारत का पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान देश। आगे देखते हैं, देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण और संयोजन की प्रक्रिया क्या है? तो वैश्वीकरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण कहलाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्थिक अधिकार में वृद्धि जो है बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि बेरोजगारी के प्रभाव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है? निम्नलिखित में कौन जो है राज्य का प्रमुख होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो तीन में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अगला प्रश्न, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप है। धम्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का रूप है, तो कौन सी भाषा का रूप है? तो पाली भाषा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धम्म। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो 1568 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किस अमृतोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे? तो किस अमृतोत्तर पर मध्यरात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे? तो 180 डिग्री पूर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? भूपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिका और एल्युमिनियम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक समर्पित वेब पोर्टल कौन सा है? तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक समर्पित वेब पोर्टल जो है शगुन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी खेल को एशियाड भी कहा जाता है? कौन सी खेलों को एशियाड कहा जाता है? एशियाड खेलों को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एशियाई खेलों को एशियाड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में है? तो जहांगीर की आत्मकथा जो है किस भाषा में है? पाली भाषा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? तो राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आईने ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
आईने ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे म्यूनिख समझौते पर शामिल नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किसे म्यूनिख समझौते पर शामिल नहीं किया गया था? रूस को शामिल नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश किससे संबंधित है? मधेसी जनजाति जो है भारत तथा उसके पड़ोसी देश किससे संबंधित है? नेपाल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिल्म काई पो चे किस पुस्तक पर आधारित है? तो फिल्म जो काई पो चे जो है किस फिल्म पर आधारित है? तो 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से शहर में बिना रिफाइनरी है जिसे भारत में ओमान तथा रिफाइनरी भी जाना जाता है? ओमान तेल रिफाइनरी भी जाना जाता है, जो ओमान से ऑयल कॉरपोरेशन और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्प के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्जैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सागर है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की है। एक संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की है। तो किस संवैधानिक संशोधन ने की है? 73वां संविधान संशोधन जो है भारत में पंचायती राज की स्थापना की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो वहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।